अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदेद। लाहौर से बनी गाला के दरमियान चलने वाली मालगाड़ी की बहुत सारी हकीकतें अब खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। कुछ सरकारी दस्तावेजात सामने आई हैं जिनसे एक चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वाज़ेह हो गई है कि फर्रा खान साहिबा की बिजनेस पार्टनर बुशरा बीबी हैं और एक नहीं दो नहीं पूरी 11 की 11 कंपनियों के अंदर बुशरा बीबी जो हैं वो फर्रा खान साहब की बिजनेस पार्टनर हैं और इन कंपनियों के अंदर मजमूई तौर पर अब तक की जो ऑफिशियल इत्तलात हैं इन 4 साल के दौरान 1 अरब रुपए से ज़ायद का कारोबार किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि फर्रा बीबी ने बुशरा बीबी ने इस सारे कारोबार के जवाब में 1 रुपए का टैक्स भी अदा नहीं किया। और ये वही बुशरा बीबी हैं जो इमरान खान साहब की ज़ौजा हैं, उनकी अहलियाँ हैं और इमरान खान साहब उनके हवाले से ऐसे बुलंदो बांग दावे करते आए हैं कि ना बुशरा बीबी तो एक घरेलू खातून है, बुशरा बीबी का किसी कारोबार के साथ कोई मामला नहीं है, उसका कोई कारोबार नहीं है, उसका कोई लेन देन नहीं है, बल्कि उनका कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उन्होंने इमरान खान साहब के दावों की मुकम्मल तौर पर कलाई खोल दी है। बल्कि अब इमरान खान साहब को चाहिए कि ये जो दस्तावेज़ात इस वक्त सामने आई हैं अब वो लेके जाएं बुशरा बीबी के पास और पूछें कि यार मुझे क्यों शर्मिंदा कराया, मैं तो भरे मीडिया के सामने 1 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, उनका कोई कारोबार नहीं है और वो जो है वो उनका जो गुज़र औक़ात है वो सिर्फ घर के किचन के अंदर हांडी रोटी पका के है, इसके अलावा उनका कोई लेन देन का मामला नहीं है। लेकिन आपने तो मुझे बिल्कुल ही लोगों के सामने बेवजन ही कर दिया। उनको कम से कम इमरान खान साहब को ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हक़ाइक़ हैं वो छुप नहीं सकते और इन दस्तावेज़ात के ज़रिए दस्तावेज़ी सबूतों के ज़रिए सामने आए हैं। सवाल ये पैदा होता है, यकीनी तौर पर आपके ज़हन में भी ये पैदा हो रहा होगा कि बुशरा बीबी आखिरकार किस कंपनी की डायरेक्टर हैं, ये कंपनियाँ कौन कौन से कारोबार करती हैं, फर्रा खान ने इन कंपनियों से कितना माल बनाया है और कितना टैक्स अदा किया है और नैब की उनके खिलाफ जो चलने वाली कार्रवाई है उसके अंदर ये तमाम दस्तावेज़ात किस हद तक मुआवन साबित होंगी और क्या किसी न किसी तरीके से जो उनके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं इनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा सकता है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर है जो पूरे पाकिस्तान के लिए इस वक्त तक तो एक ठंडी हवा या खुशगवार हवा का एक झोंका तस्वुर किया जा सकता है और वो है फैटफ की तरफ से ये उम्मीद कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा और तकरीबन एक तवील अरसे के बाद, तकरीबन 5 साल के बाद ये वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए कुछ सहूलियात हासिल होगी। दुनिया के अंदर ज़रा थोड़ा सा जो बेहतर मामलात हैं वो बनेंगे। इस मामले को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही थी, बहुत सारे क्रेडिट गेम शुरू हुई है। PTI वाले अपनी क्रेडिट लेने के चक्रों में हैं, मौजूदा हुकूमत वाले अपने क्रेडिट लेने के चक्रों में हैं। इस सारी सूरत हाल में जो बहस शुरू हो गई है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, जिस पर आखिरकार जर्मनी में मौजूद पाकिस्तान की वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसके अंदर उनका ये कहना था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर अंदाज़ों पर मबनी रिपोर्टिंग ना की जाए। FATF आज शाम मीटिंग के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा और इस ऐलान के बाद ही कल सुबह पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर इस इशू पर एक ब्रीफिंग का बंदोबस्त कर रखा है। उसी ब्रीफिंग के अंदर ये तमाम सूरत हाल को वजाहत की जाएगी और सामने लाया जाएगा कि जनाब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है और इसके अंदर अब कहाँ पर कौन कौन से और ऐसे पहलू हैं जो सामने लाए जाएंगे। अच्छा, ये जब इतलात सामने आ रही थी कि जनाब FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया तो मैंने आपको बताया कि एक सोशल मीडिया पर एक लड़ाई छिड़ गई और यकीनी तौर पर इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवाने के लिए बहुत सारे इकदाम किया गया। इसके अंदर कोई शक नहीं है, कानून साजी भी हुई। वो जो नकात जो चार्टर ऑफ डिमांड FATF की तरफ से दिया गया था उन चार्टर ऑफ डिमांड्स पर अमल दरामद के लिए अमली तौर पर इकदाम किए गए। लेकिन यहाँ पर जो ब्लेम गेम चलती है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे होती है। मिसाल के तौर पर शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट है जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक जानिब उन्होंने इस ट्वीट के अंदर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद दी, लेकिन साथ ही उनका ये कहना था कि मैंने चंद दिन पहले ही कहा था
अब अरस्तू इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा, इन चोरों ने हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया था। यानी कोई मौका ऐसा नहीं हमने हाथ से जाने देना जहां पर जो लोग हैं वो कम से कम सुख का सांस लें कि यार यहाँ पर बहुत ही अच्छी कोई डेवलपमेंट हो रही है, उसके अंदर जिसका भी रोल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शीरी मुजारी साहबा है, इनका ट्वीट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका भी ये कहना है, लेट्स बी क्लियर, फैटिव रिमूवल बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट लीगल एक्शंस नॉट ऑन डिप्लोमेटिक स्किल्स, पीरियड अंडर कंसिडरेशन इज 21 of March 2022 एंड ऑल रिक्वायर्ड टफ लेजिस्लेशन डन बाय पीटीआई गवर्नमेंट। यानी बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स पर इस बात का इजहार किया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब ने अभी जो एक मैराथन की थी गैर मुल्की दौरों की, जिसके अंदर अमेरिका था, सऊदी अरब था, टर्की था, ईरान था, और इन दौरों के अंदर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, और यही वजह है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए इस मरतबा अमेरिका हो, चीन हो, टर्की हो, सऊदी अरब हो, इन तमाम ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया है कि जनाब इनको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। अब जहां पर आपके इक़दामात का ताल्लुक है, यकीनी तौर पर आपने इक़दामात किए, लेकिन जहां पर सफारती सतह पर बिलावल साहब अभी उनको 2 महीने हुए हैं चार्ज लिए हुए, और अगर इन 2 महीनों के अंदर उन्होंने कुछ अपनी कारकर्दगी दिखाई है तो यकीनी तौर पर इसकी भी उतनी ही पजीराई होनी चाहिए। यहाँ पर जो है वो हमें थोड़ा सा दिल बड़ा करके दोनों तरफ की बात करनी चाहिए कि जनाब दोनों तरफ से ही ऐसा कुछ हुआ है, और इन इक़दामात के यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा असरात मिलेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान का एक थिंक टैंक है स्ट्रेटेजिक, जिसे हम कह सकते हैं रिफॉर्म्स के हवाले से, जिसके सरबराह हैं सलमान सूफ़ी साहब। उन्होंने भी इस बात का ज़िक्र किया है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जो दुनिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाती थी, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार था और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुहिम के अंदर अमेरिका का इत्तहादी था, और ये इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि पाकिस्तान से टेरर फाइनेंसिंग होती है और यहाँ से जो पैसे हैं वो मनी लॉन्डर करके दुनिया के दीगर ममालिक में भिजवाए जाते हैं, जहाँ से उन पैसों के ज़रिए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं, और उसके नतीजे में दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर जो है वो कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात होते हैं। लिहाजा उन तमाम चैनल्स को रोक देना चाहिए जहां से ऐसा इलीगल मनी फ़्लो हो, और उसको रोकने के लिए फिर इक़दामात किए गए, और उसके बाद ही फिर ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनी और फिर दीगर तमाम इक़दामात हुए। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में शेख रशीद अहमद साहब जो हैं हमारे साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया है, और उन्होंने एक जानिब हुकूमत पर तनकीद की है, और दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि जनाब ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका जो फ़ैसला है पाकिस्तान का नाम इससे जो निकलवाने का अमल है, ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब का क्रेडिट है, जबकि मौजूदा हुकूमत तो भारत के साथ तिजारत करने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। अच्छा, शेख रशीद अहमद साहब ने डिलिबरेटली इस मामले के अंदर भारत के साथ तिजारत के इशू को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, और उसकी वजह यह है बिलावल भुट्टो साहब ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए इस बात की तरफ इशारा दिया था कि हमें दीगर ममालिक की तरह भारत के साथ भी अपने तजारती रिलेशनशिप्स को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सके कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक जिसे हम कह सकते हैं हमसाए हैं, और दोनों के अगर तजारती जो मफादात हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर उन तजारती मफादात के ज़रिए ही हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हम अपनी बात इंडिया के सामने रख सकते हैं, इंडिया अपनी बात हमारे सामने रख सकता है, और हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसके नतीजे में एतमाद साजी भी हो, और उसके साथ साथ ये जो दरीना तनाज़ात हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके, जिसमें मसला कश्मीर सर फहरिस्त है, उसको भी हल किया जा सकता है। लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं। बिलावल साहब ने मिसाल दी कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान ने कुट्टी की रखी मुकम्मल तौर पर इंडिया के साथ, ना बातचीत ना कोई राब्ता, और उसके बाद सफारती अमले को भी कम कर देना, उसके बाद मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इंडिया के हवाले से गुफ्तगू भी करना, पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखना। लेकिन इस सारे अमल के नतीजे में
किसी भी जगह पर, किसी भी मौके पर इस बात का कोई इम्कान सामने नहीं आया कि इंडिया की तरफ से किसी किस्म की कोई लचक का मुजाहरा किया जा रहा हो। इंडिया ने कहा तुम हमसे बात नहीं करते, हम तुमसे बात नहीं करते, तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। लेकिन सफारती दुनिया के अंदर जहाँ पर बहुत सारे ममालिक एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं, वहाँ पर ये रवैये कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होते और उनका नुकसान उठाना पड़ता है। और हमने सफारती तन्हाई का नुकसान उठा के देख लिया। इस वक्त भी पाकिस्तान को इमरान खान साहब की तरफ से ये जो गैर मुल्की साजिश का उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है, उसके नताइज भुगतना पड़ रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार किया कि दुनिया के दीगर ममालिक में मौजूद इस वक्त पाकिस्तानी सफ़ीरों के साथ उन ममालिक के जो अफसरान हैं वो रब्ता करने से कतराते हैं। वो कहते हैं यार ये पाकिस्तानी सफ़ीर ने साइफ़र लिख दिया, वहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो साइफ़र उठाकर सड़क पर आ गई, जलसों में उस साइफ़र को लहरा दिया, तो इससे हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी। लिहाजा इनके साथ सिर्फ रस्मी तौर पर हेलो हाय करें, अपना ना इनको इनपुट दें, ना इनसे किसी हवाले से इनपुट लें। और उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर सही मानों में अपनी हिकमत अमली तय नहीं कर पा रहा और उसका यकीनी तौर पर हमें नुकसान होगा। अब जहाँ तक बात है जिसका मैंने इजहार किया था आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है। फ़रह गोगी साहिबा के ख़िलाफ़ केस के अंदर पेशरफ्त हुई है और SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिकॉर्ड फराहम किया गया है मुतल्लका हुक्काम को, और उस रिकॉर्ड के अंदर 11 कंपनीज़ का इंकशाफ किया गया है जिसकी ओनर हैं फ़रह बीबी साहिबा। और ना सिर्फ वो ओनर हैं बल्कि उनकी तमाम कंपनियों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बुशरा खान साहिबा जो इमरान खान साहिब की एहलियाँ हैं, वो उन तमाम की तमाम कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, उन्होंने जब इन कंपनीज़ का डाटा हासिल किया तो सिर्फ 4 कंपनीज़ के अंदर, बाकी अभी उसकी छानबीन कर रहे हैं, सिर्फ 4 कंपनीज़ के अंदर 1 अरब रुपए का कारोबार हुआ है। और ये तमाम की तमाम कंपनियां इमरान खान साहब के दौर के अंदर बनी थी और इनके अंदर तमाम के तमाम कारोबार भी इमरान खान साहब के दौर के अंदर ही हुए हैं। लिहाजा जो कंपनीज़ हैं उनका जो कारोबार है वो सिर्फ, जिस तरह इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने फ़रह बीबी के हवाले से की थी, उनका ये कहना था कि फ़रह बीबी तो सिर्फ प्रॉपर्टी का काम करती हैं और उनके दौर के अंदर चूँकि प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था, लिहाजा उन्होंने पैसे कमाए हैं। तो इसमें क्या बुरी बात है, लेकिन हकीकत जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी के साथ साथ दीगर और भी बहुत से कारोबार थे जिसके अंदर डेयरी का काम भी है। उनकी जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर एक अल मुईज़ डेयरी के नाम से कंपनी है, एक अल बुराक है, एक सैनिटोरिया हस्पताल है, गौसिया बिल्डर्स हैं। और ये तमाम की तमाम कंपनियां अक्टूबर 21 में बनाई गई थीं और इनकी डायरेक्टर्स बुशरा खान और फ़राह खान साहिबा हैं। बुशरा खान और फ़राह खान साहिबा की मुश्तरका मलकियत के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी भी है जिसका नाम है अल बुराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ये 2016 में ये कंपनी कायम की गई थी और ये कंपनी अभी तक फ़ाल है। मई 2018 में दयान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का क़याम अमल में लाया गया था और ये कंपनी भी हाउसिंग सेक्टर से वाबस्ता है और इसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलीम अहमद हैं, जबकि फ़राह इसकी डायरेक्टर हैं। और ये दयान डेवलपर्स ऑफलाइन तर्ज पर काम कर रहा है, यानी ये एक्टिवली बिजनेस नहीं करता लेकिन ऑफलाइन रहकर ये अपना काम कर रहा है। इसी तरीके से SN इकबाल, जमील, फ़राह खान, हुमैरा रहमान बाजवा, इरफान अहमद मलिक, मुज़ाहर बेग और नज़र शाद मुश्तरका तौर पर सैनिटोरिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। ये कंपनी अक्टूबर 2020 में कायम हुई थी और इस वक्त इसकी फाइलिंग जो है वो उसका स्टेटस एक्टिव नज़र आ रहा है। अप्रैल 2018 में डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड का क़याम अमल में लाया गया, जो SN इकबाल जमील और मिसेस फिरदौस इकबाल की मिल्कियत है। SN जमील 2003 में कायम की जाने वाली गौसिया बिल्डर्स लिमिटेड के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और ये खातों के अंदर ये कंपनी भी फ़ाइल है।
فعال ہے۔ A&E پرائیویٹ لمیٹڈ بھی احسن جمیل کی ملکیت ہے، اور ان کمپنیوں کے دیگر شراکت داروں میں حمیرہ باجوہ، عرفان ملک، نظر مرشد اور فردوس اقبال شامل ہیں۔ اچھا، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان کمپنیوں کا جو کاروباری حجم ہے وہ 1 ارب روپے سے زائدہ ہے، اور احسن جمیل صاحب نے تصدیق کی ہے کہ وہ اور ان کے اہل خانہ ان کمپنیز کے ڈائریکٹرز میں شامل ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ بشریٰ بی بی بھی اس کی کچھ کمپنیز میں ڈائریکٹر ہیں۔ البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی ایک کمپنی نے 1 ارب روپے کا بزنس نہیں کیا، وہ تو کوئی کہہ بھی نہیں رہا کہ 1 ارب روپے کا ایک کمپنی نے بزنس کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک صرف 4 کمپنیز کا ان کے جو کاروبار کا احاطہ کیا گیا، اور ان 4 کمپنیوں نے مجموعی طور پر ان 4 سال میں 1 ارب روپے کا کاروبار کیا ہے۔ اور ان بزنسز کے اندر یہ صرف پراپرٹی کے بزنسز نہیں ہیں، اس کے اندر ہاسپٹل کے پروجیکٹس بھی ہیں، ہیلتھ کیئر کے پروجیکٹس بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے ڈیری فارمنگ کے پروجیکٹس بھی ہیں، اور بشریٰ خان صاحبہ ان کمپنیز کی ڈائریکٹر بھی ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب کا یہ جو کہنا ہے کہ ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ گھریلو خاتون ہیں، وہ کہنا تو ایک طرف بالکل غلط ثابت ہو گیا۔ دوسری جانب یہ جو پیسے ہیں، جو 1 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں یا 1 ارب روپے کا کاروبار ہے، تو بشریٰ خان صاحبہ اپنے آپ کو اس کاروبار سے کسی بھی صورت الگ نہیں کر سکتی۔ یہ تمام چیزیں ان تمام معاملات سے بالکل الگ ہے جو لاہور کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے الزام عائد کیا جاتا تھا فرح خان صاحبہ پر، اور اون چودھری صاحب کی طرف سے جو الزام عائد کیا گیا تھا محترمہ بشریٰ بی بی پر کہ رات کو خواب آتا تھا بنی گالہ میں اور صبح لاہور کے چیف منسٹر آفس کے اندر بیگ آ جاتا تھا۔ یہ کام اس سے بالکل مختلف ہے، یہ چیز اس سے بھی بالکل مختلف ہے جس کے عوض ہیروں کی انگوٹھیاں لی جاتی تھیں، نیکلس لیے جاتے تھے، زمینیں جو ہے وہ حاصل کی جاتی تھی۔ یہ تمام چیزیں اس سے مختلف ہیں۔ اب یہ جو اتنا بڑا پینڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے تو یقینی طور پر اس کا جو تانے بانے ہیں وہ ایک جانب تو فرح بی بی کی طرف اور ان کے جو شوہر ہیں ان کی طرف جائیں گے، اور دوسری جانب اس کے تانے بانے یقینی طور پر بنی گالہ کی طرف جائیں گے، کیونکہ اگر ڈاکومنٹس کے اندر اور SCCP کے ڈاکومنٹس کے اندر بشریٰ خان صاحبہ یا بشریٰ بی بی صاحبہ ان کمپنیز کی ڈائریکٹر ہیں، اور ان کمپنیز نے اگر کسی قسم کی ایل ڈوئنگس کی ہیں تو پھر یقینی طور پر یہ جو کھرا ہے اس نے بنی گالہ جانا ہے، اور بنی گالہ اگر یہ کھرا پہنچ گیا تو پھر عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ آلریڈی ان کی نیک نامی اور ان کی اس حوالے سے جو امانت اور دیانت ہے اس کے اوپر بھی خاصے سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن یہ معاملات اگر انویسٹیگیشنز اسی طریقے سے جاری رہیں اور آگے بڑھتی رہیں تو عمران خان صاحب کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا، باقی یہ بات طے ہے۔ اور یہ جو تحقیقات ہیں یقینی طور پر ان کو امپارشل ہونا چاہیے، اور یہ تحقیقات کا منصفانہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کسی کو اس پر انگلی اٹھانی نہ پڑے، اور بالکل یہ شہزاد اکبر صاحب سٹائل کے اندر یہ احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔